चैनल आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल टॉक और वक्त का मेजबान रेहान खान खरे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होकर और खैर आफियत से। नाज़रीन, चौथाई के ऊपर आज गुफ्तगू करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो खुलकर सामने आ गए। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसके ऊपर पर्दा डालने की तो काफ़ी हद तक कोशिश की, लेकिन पर्दा डल न सका, क्योंकि हमने जो देखा कि शहरियार अफरीदी ने केपीके के अंदर जलसे के अंदर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सीधी सीधी धमकियां दी और कहा कि जो अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर लोग गए थे उनका फैसला आज ही किया जाए। इसके ऊपर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि तमाम क़यादत अपनी मर्जी करती है और इस मर्जी को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के अक्सर बयानात जो हैं उन्होंने नहीं दिए होते जो बाहर आके शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और बाकी क़यादत देती है। खान साहब ने अक्सर ऐसी बात नहीं करते जो बाहर आकर ये करते हैं, और इसके ऊपर खान साहब ने कई दफा एतराजात उठाए हैं। इसी के साथ हम गुफ्तगू करेंगे हाई कोर्ट के जो जजेस को खत भेजे गए उनके अंदर भी जो कहा जा रहा था कि पाउडर है, खतों के अंदर जो डाला गया वो सिटिनाइज निकला, और वो इतना जहरीला पाउडर था कि अगर 70% से ज्यादा प्याज होती तो जो है उसी टाइम डेथ तक वाकया हो सकती थी। वो किसने किया? और आज सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं सऊदी अरब उम्रे के लिए, और उनके साथ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज और दीगर भी जो हैं वो कल रवाना होंगे। आज शहबाज शरीफ साहब चलेंगे, कल बाकी फैमिली भी चली जाएगी। इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इन सब मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जाहिद अब्बास साहब हैं, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर तजियाकार हैं, और वकार असलम साहब हैं, आप भी सीनियर तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जाहिद साहब, आप किस तरह देखते हैं आज जो शहरियार अफरीदी साहब के जो कल जलसे के अंदर जिन्होंने धमकियां दी थी और खुलकर जो तहरीक इंसाफ के मामलात थे और जो अंदरूनी लड़ाइयाँ झगड़े थी वो जो सामने आया है, उसको आप किस तरह देखते हैं और किस तरह देखते हैं कि आगे किस तरह चलेगा मुल्क, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या क़यादत आगे क्या करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया मुझे भी। अच्छा, ये ना प्यारे भाई, सबसे पहली बात ये है कि जहाँ भी कोई पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक कोई मूवमेंट होती है, कोई सियासी जमात होती है, कोई मुल्क होता है, कोई तहरीक होती है, तो वहाँ पे ये जो इख्तलाफ राय है ये वहाँ का हुस्न होता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सब की सब बकौल उज़्मा बुखारी साहिबा ग्राउंड टू अर्थ हो चुकी हैं, और एक जो सियासी जमात जो बचती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। तो अच्छा, ये जो है ना, ये कोई तज्जुब की बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ राय है या फिर लड़ाई झगड़े हैं। ऑब्वियसली होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बानी चेयरमैन है, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सारी की सारी ये रिवॉल्व करती है इमरान खान साहब के गिरदा गिर्द ना। अगर इमरान खान, चूंकि पीटीआई कुछ भी नहीं है, पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान ही पीटीआई है, और जाहिर सी बात है इमरान खान साहब चूंकि जेल में हैं और जेल से बैठ के चीज़ों को कंट्रोल करना ये बड़ा मुश्किल होता है, और वहाँ पे अपनी सेहत का भी ख्याल करना है, आपने टफ सिचुएशन से फाइट भी करनी है और अपने मेंटल लेवल को भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि ना जेल में रहना ये कोई आसान काम नहीं है। अगर ये आसान काम होता तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी बआसानी रह लेते, और जो दूसरे हमारे जो लीडरान हैं, जो हुक्मरान हैं, वो भी शायद बआसानी जेलें काट लेते। बड़ा मुश्किल होता है जेल काटना, और फिर जब आपके साथ पैरेलल आपका लाइफ पार्टनर यानी कि आपकी जो बीवी है वो भी पाबंदे सलासल हो और उसको जहर देने के वाकयात भी हों, तो इमरान खान साहब जेल में बैठ के ना कोई आसान जिंदगी नहीं गुजार रहे, बहुत टफ जिंदगी गुजार रहे हैं। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं और ये। अच्छा, ये ना मेरे अजीज दोस्त, आपको ये याद होगा हसन अयूब साहब एक ना वो रावी के चैन ही चैन लिखने वाले हमारे साथी दोस्त हैं, और वो ज़ाहिर सी बात है वो बड़े करीब हैं पिंडी वालों के। तो उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही कहा था जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े इख्तलाफात होंगे और शिद्दत से दिखाई देंगे ये वो। अब आप एक चीज़ तो मद्देनजर रखें ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की आप ये कह लें कि वोट जितने वोट पड़े उसमें से 90% वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताकतवर जमात नहीं बन सकी। अगर ताकतवर होती तो अपना इक़्तिदार हासिल करती, और इसके बरअक्स
वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफीन हैं या जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार नहीं हासिल करने दिया। इट मीन्स दैट कि वो ताकतवर लोग हैं, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज भी फिक्स करने की, इमरान लेकिन खान को सर फिक्स ये करने तो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जाहिद साहब जो आज अपना शरिया रफीदी ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान साहब के बयान खुद बनाए जाते हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल शहर आरफीदी ने ठीक कहा। इमरान खान साहब ने खुद कई मर्तबा कहा, उन्होंने कहा यार मैंने तो फलां सेनेटर को सेनेट का टिकट का ऐलान ही नहीं किया था, किसने दे दी। आप ये देख लें कि अभी जब ये ज़मनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, वो एक सरगोदा से इनके एमपीए हैं जिन्होंने इनके खिलाफ रजीम चेंज में इमरान खान के खिलाफ ना सिर्फ वोट दिया बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसने कहा जी कि इमरान खान मुझसे माफी मांगे, और उसको किसने दे दिया टिकट पंजाब से एमपीए का। तो इससे पहले जब इलेक्शंस हुए हैं, ये जो इनका ये बड़ी अच्छी एक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादा लोग लोटे नहीं हुए, यहाँ लाहौर से एक ही मौसूफ लोटा हुए, और उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि उसको टिकट किसने दिया। वो मौसूफ फरमाते हैं कि जी मैंने तो 12 करोड़ रुपया देकर टिकट खरीदा है, और मैंने पैसे देकर टिकट खरीदा है, मैं जिसके तरफ मर्जी चल रहा हूं। तो भाई ये कोई चंबे की बात नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान साहब जेल में से जो बयानात देते हैं फिर उसके बाद उसकी मैनिपुलेशन होती है। आप ये भी देखें ना कि वो लोग जो कि पिंडी वालों के करीब हैं, उनकी मुलाकातें इमरान खान साहब से निस्बतन आसानी हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं चाहते पिंडी वाले कि वो इमरान खान साहब से मिलें, तो उनके लिए फिर वो क्राइटेरिया मुश्किल हो जाता है। तो ये साजिश तो हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रही है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं ये ना, पता है क्या बात है, आपने देखा होगा कि अमूमन मोस्टली अगर आप क्रिकेटर हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो इनिंग्स जब क्राइसिस का शिकार होती है तो जाहिर सी बात लग रहा होता है कि टीम मैच हार जाएगी, लेकिन फिर एक बड़ा खिलाड़ी आता है और आके वो पूरे मैच को संभाल लेता है। मैं आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है। इमरान खान जो ही जेल से बाहर आएंगे, ये जितने भी ये जो आपके सामने ये जो हवाई परिंदे हैं, ये जो मौसमी बटेरे हैं, ये सारे उड़ जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी असल शक्ल में वापस आएगी। और एक और भी उसमें मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिटिकली भी कुछ चीजें जरूरी होती हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई इस पोजीशन पे नहीं है कि वो हर जगह पे महाज खोल ले। अब जो इनके मुनहरिफ अराकीन हैं, जो जमात छोड़ गए, या जो अब उनके लिए एक नया महाज खोल ले। अब हर जितने भी इनके मुनहरिफ अराकीन हैं, क्या उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएं? असल टारगेट ये होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उनके बानी चेयरमैन जेल में हैं और उनकी पार्टी क्राइसिस का शिकार है, केपीके का सूबा उनके पास है, उनका फोकस होना चाहिए केपीके में डिलीवरी, इमरान खान के केसेस में इमरान खान की रिहाई और उनकी बरीयत, और इसके साथ साथ वो जो उनका मैंडेट चोरी हुआ है उसकी रिकवरी, या उसकी रिकवरी के लिए जो पॉलिसी बनानी है, ये चीजें। बाकी जो आपने बता दिया कि भाई साजिश तो हो रही है, जमात को तोड़ने की साजिश हो रही है। इस साजिश को आप किस तरह देखते हैं जाहिद साहब? कि साजिश का मकसद क्या है? क्या बानी पीटीआई तो वैसे जेल के अंदर है, बुशरा बीवी भी जेल के अंदर है, तो फिर अब ये साजिश का मकसद क्या है? किस चीज को हासिल करना मकसद? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, बिल्कुल आप दुरुस्त है। अचंभे की बात है ना, देखें लगता तो ये है कि टारगेट तो अचीव हो गए, लेकिन मेरे अजीज दोस्त मसला ये हुआ कि 8 फरवरी वाले दिन प्लान ये था या एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इमरान खान को हमने फिक्स कर दिया है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो जीरो हो गई है और अब ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शंस जो हुआ 8 फरवरी वाले दिन, उस दिन से लेकर आज के दिन तक आप, मैं, वकार साहब, आप किसी एनालिस्ट से पूछें, किसी सहाफी से पूछें, इमरान खान क्या डाउन हुआ? क्या इमरान खान 1% भी नीचे आया? नहीं। इमरान खान हर गुजरते हुए दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। उसकी वजह यह नहीं है कि इमरान खान के लिए जो है वो चीजें सूटेबल है, इमरान खान तो जेल में है। उसकी एक वजह यह भी है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट बनी, इस गवर्नमेंट के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप ये देखें ना, इक़्तिदार तो आपने ले लिया, अब आप अवाम को डिलीवर तो करें ना ब्रदर। अब आप अवाम के लिए कोई पॉलिसी तो बनाएं, कोई आप कोई ऐसी चीज तो शो करें कि यार हम ये करेंगे वो करेंगे जिससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाए। सर शाहिद अफरीदी को लॉन्च करने का क्या मकसद था? कासिम अली शाह साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको लेकर आने का क्या मकसद था? सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को, इमरान खान के करिश्मे को तोड़ा जा सके। लेकिन
آپ یہ مان لیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کی سیاسی جماعت ہے، تھی اور رہے گی، کیونکہ وہ بہت ڈومیننٹ ہے. آپ نے پاکستان تحریک انصاف ہی ویسے ملک میں ایکس جو ٹویٹر ہے وہ بند کر دیا ہوا ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں، یہ ناکامی نہیں ہے پی ٹی آئی اس کی. طرح کے کاموں سے کیا ہوگا یا کیا فائدہ ہوگا؟ ملک کو نقصان ہو رہا ہے نا. خیر وقار صاحب، آپ تحریک انصاف کے اختلافات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی ریحان صاحب شکریہ. تحریک انصاف کے اختلافات کچھ نئے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب میں زاہد بھائی بہت رسپیکٹیبل جرنلسٹ ہیں، لیکن میں پارشلی ان سے ڈس ایگری اس طرح سے کرتا ہوں کہ خان صاحب کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں پی ٹی آئی میں ہل سکتا. پی ٹی آئی کوئی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی طرح جالوں یا پٹواریوں کی جماعت نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر مطلب خان صاحب کی ایما پر ہوتا ہے سارا کچھ، اور خان صاحب جو اس طرح کے بیانات دلواتے ہیں شیر افضل مروت سے یا بریسٹر گوہر جو باہر آ کے کہتے ہیں، تو اس میں مجھے لگتا ہے خان صاحب کی پوری رضامندی شامل ہوتی ہے، اور وہ جارحانہ انداز اپناتے ہیں، اور اس کے بعد سافٹ کارنر لینے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کچھ کہا اور میرا تو فوج مخالف بیانات سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. مطلب وہ دونوں سائڈز پہ کھیلنا چاہتے ہیں، اور اسی کا پیش خیمہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلیف ملتا جا رہا ہے. اور میں اگلے 6-7 مہینے تک جس طرح زاہد بھائی نے کہا ہے، میں خان صاحب کو باہر آتے دیکھ رہا ہوں، اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے جو اختلافات ہیں وہ دور ہوتے دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ختم تو آپ نہیں کر سکے، مطلب آپ نے بھرپور کوشش بھی کی، لیکن یہ فیزیبل اس لیے نہیں رہا کیونکہ خان صاحب کا ایک مطلب کرزما تھا، ایک اورا تھا، ایک نیریٹو ویسے بلڈ کر چکے تھے، اور اس نیریٹو کو شکست دینا مشکل تھا. اور اس کے لیے مطلب آپ دیکھیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی اب مطلب اسٹیبلشمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں صرف ملٹری نہیں آتی اس میں اب آپ یہ جو ججز کو خط لکھے گئے ہیں، یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے کسی سائیکوپیتھ نے لکھے ہیں، اور ان نہیں کو اچھا، ہائیجسٹ کر وقار دی صاحب جا آپ کو رہی ہے کیا کہ لگتا ہے، مطلب آدمی یہ کو میرا ضرورت وقار صاحب آپ سے ہے. بھی سوال ہے اور پھر یہ زاہد صاحب سے بھی یہی میرا سوال ہے کہ یہ جو خط لکھ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اور اگر تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ججز کو تھریٹ کیا، اگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ججز کے کمروں کے اندر جس طرح ججز کے الزامات ہیں کہ ہمارے کمروں میں، ہمارے ڈرائنگ روم میں، ہمارے واش روم میں کیمرے لگائے، اگر یہ وہ لوگ ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے خط لکھنے کی؟ وہ تو اتنے طاقتور لوگ ہیں. تو یہ خط آخر لکھ کون رہا ہے اور یہ خط کا معاملہ ہے کیا؟ جی یہ نا اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں. کل میرے ایک ایف آئی اے کے دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب تحقیقات کی گئی اس چیز کی تو اس میں ایک خاتون ملوث آئی ہیں جو کہ صرف ایک اٹینشن سیکر ہے. اس طرح آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ نے جب چیف جسٹس بننا تھا تب بھی پروپیگنڈا بہت عروج پہ جی پہنچا جی تھا، اور وہ شخص انٹرپولس کے ذریعے امریکہ سے گرفتار کرا کے لایا گیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو سابق کرنل کہا کرتا تھا، جبکہ جب چیک کیا گیا تو وہ کورٹ مارشل ہو چکا تھا ان کا نا. تو اس طرح کے کچھ کردار ضرور ہوتے ہیں جو اٹینشن سیک کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مطلب ہم لائم لائٹ میں آئیں، ہم ڈسکس ہوں، مطلب لوگ سمجھیں کہ مطلب یہ جی قابل ذکر لوگ ہیں، لیکن وہ قابل ذکر ہوا نہیں کرتے. اور آپ کے والی بات کہ اگر مقتدر حلقوں نے پریشرائز کرنا ہے تو پھر ان کو خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر جی ایک بالکل کال ایسے ہی ہے. یا میسج ہی میرے خیال سے سفیشینٹ ہوتا ہے. اپنا تو زاہد صاحب آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، کہتا لکھے جو خط تجھے وہ میری یاد میں. تو یار اب جو ہے وہ جس طرح وقار صاحب نے کہا آخر یہ کہ خط کس نے لکھے سر؟ آخر یہ کہ وہ تھا نا وہ ڈائلگ تھا کئی لوگ کہاں یہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو خط لکھی ہے کہاں. اس کے اندر اس کے پیچھے ایک پوری سیاسی پارٹی ہے. کیا یہ سیاسی پارٹی کو پھر 9 مئی کی طرح دوبارہ ان خطوں کے اندر لا کر پھر ساری بڑی بڑی گرفتاریاں لانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ وقار صاحب نے بڑی کلیئر کر دی بات. یہ جو ہے نا خطوط والا معاملہ یہ بلو دا بیلٹ ہے، یہ تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. اور دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے تھیں لیکن ہو رہی ہیں انفارچونیٹلی. ہماری جو عدلیہ ہے، جوڈیشری جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، یہ ہم آلریڈی بہت نیچے ہیں، 138 36 نمبر پہ ہیں. جی ہمارا جو انڈیکس ہے وہ مائنس کے قریب ہے جوڈیشری کا. اور یہ جو عمران خان کے خلاف رانا ثناء اللہ صاحب کے آپ نے بیانات سنے ہوں گے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان کے خلاف اتنی تیزی سے یہ فیصلے کیے گئے، اس میں عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا. اور پی ٹی آئی یہ کہتی ہے جی کہ ہمارے خلاف جو ججز ہیں انہوں نے بڑا غلط یہ تو فیصلہ دیا. اسی طریقے ہے نا کہ جب حکومت آتی ہے اس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو جس طرح کے اس کے وہ ہیروئن والے کیس میں پھنسایا گیا تھا،
तब भी हमने देखा था कि किस तरह फैसले आए थे, आपको याद होगा। बदकिस्मती है ना हमारे मुल्क की, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारी जुडिशरी है पूरी की पूरी, जो हमारा जुडिशियल सेटअप है, ये पोलिटिसाइज है टोटली। आप, और यही वजह है कि हम हर गुजरते हुए दिन के साथ हम बर्बादी और तबाही का शिकार हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल कुछ एक आध कोई जज कोई अच्छा भी है, जस्टिस अब्दुल सत्तार साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा, बड़े मेरिट पे फैसले दिए, बड़ा पढ़ा लिखा बैरिस्टर है, लेकिन अब इस सारे के सारे निजाम में उस बेचारे का जो करेक्टर है वो भी मशकूक हो गया। और इस ये जो जिस किस्म की ये हरकत हो रही है ना, इसकी जी एक वजह ये है, इसकी एक वजह, आप इस चीज को बिल्कुल भी ना भूलें कि अप्रोक्सीमेटली जहां तक मेरा ख्याल है कि सारी चीजें जो थी ना वो कंट्रोल हो गई थी। आपके सामने है कि ब्यूरोक्रेसी टोटली कंट्रोल है, और ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह से इलेक्शन करवाया और फिर उस तरह रिजल्ट भी वो वाले निकले जो वो चाहते थे। ठीक है, अब जुडिशरी जो है वो लिटिल बिट रेजिस्टेंस कर रही है, क्योंकि किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान को रिलीफ ना दिया जाए या इमरान खान को मजीद केसेस में लटकाया जाए, लेकिन जुडिशरी ये करने के लिए तैयार नहीं है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी बड़ी अच्छी ना इनके साथ गपशप है, उठना बैठना होता है जजेस के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ। फिर जिस तरह इन्होंने अभी बताया वकार साहब ने भी कि एजेंसी वाले भी बड़े अच्छे दोस्त हैं सारे। अच्छा, अब होता क्या है, मैं आपको ये ना प्रोसेस बताता हूँ शुरू से। होता ये है कि जब कोई जज, ये जब सिविल जज या मजिस्ट्रेट भर्ती होता है, तो ही इज जस्ट अ यंग गाय। तो वो उसने सिंपल बीए या एमए मास्टर्स किया होता है, और वो फिर भी जुडिशरी का 2 साल प्रैक्टिस करके जज लग जाते हो। हाँ प्रैक्टिस करके ना, तो वो यंग गाय होता है ना, बड़ा इंथुजियास्टिक होता है, बड़ा शौक होता है पैसा कमाने का और जिंदगी की जो रंगीनियां उसको एंजॉय करने का। अब होता क्या है, अब जूं जूं वो बंदा ग्रो कर रहा होता है ना, उसके साथ साथ उसकी फाइल भी ग्रो कर रही होती है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में जिनका ये शुगल है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, क्योंकि जंगे तो अब हमारे यहाँ पे होती कोई नहीं है, और काफी सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास वेले ही पड़े हुए हैं, तो हमने कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करने होते हैं। तो क्या करते हैं, और वैसे भी जिन लोगों ने जासूसी के नावल पढ़े हो ना, मैं बचपन में टार्जन की कहानियां पढ़ता था, तो मुझे भी कभी कभी ना वो मैं दरख्त पे चढ़ जाया करता था जब कोई भी काम नहीं ना होता था। तो कुछ हमारे जो लोग हैं ना, उन्होंने वो जासूसी ट्रेनिंग्स भी की हुई हैं और सारा कुछ किया हुआ है। अब उनके पास काम नहीं होता, लड़ाइयां झगड़े, अब वो तो खत्म होगी ना बात, ये भेस बदल के तो हमारा स्पाई इंडिया जाएगा और वहां पे बैठ के 30 साल भीख मांगेगा, और फिर वहां पे एक लड़की के साथ शादी करके वहीं पे सेटल हो जाए। तो ये चीजें अब नहीं होती। अब जहरी सी बात है, आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज आपको मिल जाती है, गूगल ने हर चीज आसान कर दी, सैटेलाइट ने सब कुछ आसान कर दिया है। अगर आपने कहीं से मैप्स लेने हैं वो भी मिल जाने हैं, किसी फौज का डाटा लेना है वो भी मिल जाना है। अब क्या, अब यार वही वाला सीन है कि अब हमारे पास सामान पड़ा है, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी ब्यूरोक्रेसी और हमारी जो अदलिया के जो बड़े नाम होते हैं, हम उनकी फाइल्स बनाना शुरू कर देते हैं। उस फाइल में उस जज ने जवानी से लेके लड़कपन, बचपन और जो चीचियां मीचियां उसने की होती हैं, वो सारी उसमें चीजें कवर हो जाती हैं। और फिर जब वो जज हाई कोर्ट तक पहुंचता है ना, तो हाई कोर्ट तक पहुंचने में, एक सिविल जज को हाई कोर्ट पहुंचने में कुछ 20 से 25 साल लगते हैं। 25 साल लगते हैं, और इन 25 सालों में उसने पैसा भी बना लिया होता है, उसने अय्याशी भी की होती है बाहर के ममालिक के दौरे। फिर वो अरशद मलक की तरह उसकी कभी स्विमिंग पूल की वीडियोस रिलीज हो जाती हैं, कभी उसकी नहाते हुए कहीं किसी दोशीजा के साथ वीडियो लीक। तो ये वीडियोस कहां से आती हैं, जजिस ने की होती हैं, बनी होती हैं, जहरी सी बात है। हाँ, तो ये जो जजेस है ना, अब यही चल रहा था सिलसिला। मियां नवाज शरीफ साहब को भी सजा ऐसे ही हुई, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब को सजा हो। हमारा तो जाहिद साहब पूरा सिस्टम ही देखा जाए तो ऐसा है। अब देखें, अगर हम बात करते हैं कि जजेस की तरक्की के ऊपर, तो सर जब एक सिविल जज या एएसजी आता है तो वो बेचारा पता नहीं किस तरह के इंतखाब अपना टेस्ट देता है, किस तरह के मेंटली टेस्ट देता है, फिर अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाता है। लेकिन अफसोस ये है कि जब किसी बंदे को हाई कोर्ट का जज लगाना होता है तो वकील साहब अपने घर बैठे होते हैं या अपने दफ्तर के अंदर बैठे हैं, तो उनको कॉल आती है कि सुबह आप हाई कोर्ट के जज हैं। कोई हाई कोर्ट के जज के लिए कोई इंटरव्यू है ही नहीं सर, वो सीट जानबूझ के छोड़ी गई ताकि अपने बंदों को बिठाया जाए। दुरुस्त फरमाया आपने, शुक्र है आपने ना वो जो क्रिकेटर हायर होते हैं ना, जो टीम में आए, हमारी इंटरनेशनल टीम में क्रिकेटर आते हैं, शुक्र है आपने इनकी हायरिंग पे बात नहीं कर दी, वरना प्रोग्राम आपका जो है वो सेंसर करना पड़ जाना था। उनके ट्रायल भी बड़े मुश्किल होते हैं। तो ये नहीं, ये जरूरी नहीं है। देखें, मैं आपको बताता हूँ, अच्छे और बुरे लोग ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जैसे अजीम इंसान का बनाया हुआ ये पाकिस्तान है। और इसमें जरूरी नहीं जस्टिस कॉर्नेलियस जैसे लोग
और बड़े बड़े नाम, रहे हैं सर, बड़े बड़े जिसकी वजह नाम से हमारी मुल्क चल रहा जुडिशरी है में हमारा। हैं, हाँ, जिन्होंने हर तरह का, अब आप अभी रिसेंटली देखें तसद्दुक जिलानी साहब की, तसद्दुक जिलानी साहब ने क्या किया है, उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर चूंकि प्रेशर था और मुझे इन्होंने आरटीओस दे दिए थे, इन्होंने कहा था जी कि आपने ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंक्वायरी करनी है, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा, उन्होंने कहा जी ये मुझसे कोई इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते थे बल्कि अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेफ्ट कर दिया, उन्होंने कहा जी नहीं, मैं इस तरह के किसी भी पैनल का, किसी भी कमीशन का सरबराह नहीं बन सकता जिसके पास इख्तियारात ही ना हो। तो अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छे लोगों का वजूद चूंकि वो बड़ा मुश्किल होता है, नजर कम आते हैं। जो बुराई होती है ना, बुराई अगर 100 बंदे उसमें से अगर 99 भी अच्छे हैं और एक बुरा है ना, तो वो बुराई ज्यादा हाईलाइट हो जाती है जी। अच्छा वकार साहब, आप किस तरह देखते हैं ये जो अपना जजिस का जो थ्रेट वाला मामला था और जो उन्होंने खत लिखा अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उस पर खैर अब तो आज खुद नोटिस ले लिया चीफ जस्टिस ने, क्या ये आज खुद नोटिस जस्टिस तसक्कुर जिलानी से पहले भी आ सकता था, या उनको जरूर इस मामले में फंसाना था? और फिर ये चीज की मुझे समझ नहीं आई कि अगर इन्होंने आज खुद नोटिस लेना था तो फिर वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट बुलाकर क्यों जुडिशियल कमीशन बनाने की रिक्वेस्ट की? चले जाहिद साहब आप इसका जवाब दे दें। अभी मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया कि काजी फायज ईसा साहब ने, काजी फायज साहब की एंट्री जो थी बड़ी खूबसूरत थी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा, हो भाभी को साथ लेकर आए थे डाइस पे और बड़ा खूबसूरत हलफ लिया था, और लग रहा था कि शायद मेरे जैसा मायूस आदमी भी जो है वो बड़ा पूरा उम्मीद था। मैंने कहा यार ये बंदा ना, मुझे लगता है, हालांकि मेरे सियासी इख्तलाफात थे, नजरियाती इख्तलाफात थे काजी साहब के साथ, लेकिन लगता था कि यार ये बंदा ना, काजी नाम भी उनके नाम के साथ काजी है। फिर इमरान खान के दौर में हमने देखा कि किस तरह से जब उनके खिलाफ जब रेफरेंस आया तो बड़ा खूबसूरती से उन्होंने फाइट किया, दौड़ के नहीं गए, मैदान छोड़ के नहीं गए। तो लग रहा था कि यार ये बंदा ना कुछ बेहतर लेकर आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि काजी साहब भी कहीं ना कहीं जाके किसी कमजोरी का शिकार हो गए, किसी मसलहत का शिकार हो गए, या फिर काजी साहब भी गुस्सा कर गए। हम चूंकि इंसान है, ह्यूमन है, आदम है ना, आदम, तो हमें वो जो बदला लेने की शायद वो है ना, हिस्स है, या जो हमारे अंदर जो चीज पाई जाती है ना बदले की, ये इंसान को कमजोर कर देती है। और काजी साहब भी शायद इसी कमजोरी की वजह से उस लेवल पे नहीं जा सके जिसका हम लोग काजी साहब से एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर चीजें मिसकैलकुलेट हो गई, काजी साहब के कंट्रोल से भी बाहर होती गई, और फिर चीजें इतनी खराब हो गई कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं रही। काजी साहब को, अब काजी साहब को मैं ये आपको पता नहीं बतानी चाहिए या नहीं, ये बड़ी खबर है छोटी खबर है, काजी साहब के पास में भी कुछ भी नहीं है। काजी साहब आल्सो टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम समवेयर ना, अब उनको समझ नहीं आती, वो डबल माइंडेड हो जाते हैं। अब ये उन्होंने कोई ऐसा खुद नोटिस लिया नहीं है, उन्होंने तो कमीशन बनाया था ना, हुकूमत, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोई तुक बनता है यार वो वजीर आजम पाकिस्तान से मिलने के लिए चला जाए, या उससे वजीर बात थी ना, चीफ जस्टिस का क्या ताल्लुक है यहाँ पे? जो हैं वो लियाकत अली खान साहब थे, वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं भाई, आपके जो हमारी स्टेट है इसके काफी सारे केसेस मेरे पास लगे होते हैं, तो मैं वज़ीर आज़म से नहीं मिल सकता। उस पर सरदार हो सकते हैं, हाँ, नहीं मिलना चाहिए था। तो आपने देखा ये बेबसी। तो ये जो कमीशन, ये जो तसद्दुक जिलानी साहब की जो कमीशन बनाना फिर उनको करना, ये था प्लान कि किसी ना किसी तरह से किसी और के कंधे पर रख के बंदूक चला दी जाए। लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ तसद्दुक जिलानी साहब उससे निकल गए, और निकलने के बाद उन्होंने वापस बॉल इनके कोर्ट में फेंक दी। अब क्या था, अब जरी सी बात है, इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बची। अब आपने क्या करना था, तो नोटिस ही बनता था ना। वकार साहब मेरा एक सवाल था कि ये जो जुडिशियल काउंसिल बनाया गया जिसके ऊपर अपना चीफ ऑफ आर्मी वजीर आज़म पाकिस्तान ने को बुलाया गया सदर की, अपने हमारे चीफ जस्टिस की जानिब से, और रिक्वेस्ट पास की गई कि सर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए इस जजिस के धमकियों के मामलात पर। सर वो जो जुडिशियल कमीशन बन गया था, तो फिर चीफ जस्टिस को आज कुछ नोटिस लेने की क्या मजबूरी बनी थी, क्या जरूरत थी? जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ उस तरह से वो केटर नहीं कर रहे मामले को ना, मतलब जिस तरह से इसको करना चाहिए था। उनकी, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मुलाकात भी हुई थी, और शहबाज शरीफ साहब जो चीफ जस्टिस साहब से चाहते हैं वो नहीं करना चाहते, और जो वो शहबाज शरीफ से चाहते हैं वो नहीं करना चाहते।
تو یہ زاہد وہ بھائی کی والی بات نہ کریں وقار صاحب، اس کو آپ کھل کے بات بتائیں سیدھی کریں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہ رہے، یہ غلط بھی لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ وقار وہ صاحب نہیں اپنے کرنا آپ کو بڑا چاہتے جو سیف رکھ کے کھیلنا چاہ رہے ہیں. کیا نہیں کرنا چاہتے وہ بتائیں. جی دیکھیں نا کہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کس طرح سے سائڈ لائن کیا ہے اورنگزیب صاحب نے اور محسن نقوی صاحب نے، کہ ان کو پھر اپنی قائمہ کمیٹی بنانی پڑی، اور مطلب اسحاق ڈار صاحب کو کس طرح سے جو خزانہ کے امور ہیں ان سے آؤٹ کیا گیا. وہ چاہتے تھے کہ مطلب میں بڑا ایکسپرٹیز رکھتا ہوں اور مجھے سنا جائے نا. تو اورنگزیب صاحب بھی تو پریزیڈنٹ رہے ایچ پی ایل کے، وہ اپنے طور طریقے سے آئی ایم ایف کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، تمام تر معاملات چلانا چاہتے ہیں. اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے مطلب چپکلش سے دو چار ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے حکومت لے کے ٹھیک کیا ہے یا پھر اپنے پیر پر، جس طرح نواز شریف کہتے ہیں کہ کلہاڑی پہلے ماری تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ لے کر، اور اب لے کر بھی انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا. سر وہ تو اینڈ میں کہیں گے نا کہ پہلے بھی ہمارا نقصان ہوا تھا، اب بھی ہمارا نقصان ہو گیا. اگر نہیں وہ نقصان کا اتنا ہی اپنی خطرہ تھا تو سر حکومت لیتے کیوں ہیں؟ کے بیان دیکھیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اگر محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے، ورنہ وہ بھی بن سکتے تھے. تو آپ دیکھیں نا کہ مطلب کس طرح سے سائڈ لائن کیا گیا نون لیگ کے جو رہنما تھے، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین لوگ اشخاص تھے، ان کو تو اس طرح سائڈ لائن نہیں کیا گیا. لیکن باقیوں کو آپ دیکھیں جتنے بھی مزاحمت کے قائل تھے یا نواز شریف کی ایما پر بولا کرتے تھے، وہ لوگ اب آپ کو نہیں نظر آئیں گے کسی منسٹری میں، کسی قائمہ یہ کس کمیٹی طرح میں کی یا بات کر رہے ہیں کسی. وقار صاحب؟ مریم بی بی وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے قریب لوگوں کو حکومت سے باہر رکھا ہے. نواز شریف کی انہوں نے رکھا ہے نا. مریم نواز صاحبہ تو مطلب اس بیل کا حصہ تھی کہ ان کو بہت دیر سے ایک مطلب وزارت اعلیٰ کا منصب انہیں سنبھالنا تھا، اور وہ 2016 سے انہوں نے میڈیا سیل بنا کے، زاہد صاحب گواہ ہیں اس چیز کے، میڈیا سیل بنا کے ڈان لیکس اور یہ سارے اسکینڈل بھائی کو صاحب آپ موجود تھے اس معاملات کے اندر؟ یار اللہ تو خوف کرے میری زندگی کے معاملات، میرا تو ابھی کیریئر سٹارٹ ہوا ہے. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وقار صاحب نے نا، اچھا یہ نا آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت میں 3 سٹیک ہولڈرز ہیں، 3 پارٹنرز ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو 3 پارٹنرز ہیں نا، یہ تینوں ایکولی بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے. آپ قطعا نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کسی بھی پارٹنر کو یا کسی کمپوننٹ کو اس کا حصہ صحیح نہیں ملا. یہ جو 3 کمپوننٹ ہے آپ یہ پہلے دیکھ لیں یہ کون کون ہے. اس میں جو سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ ہے ہمارا نون شین، آپ یہ کہہ لیں 2 جو ملا کے مسلم لیگ نون اور شین، یہ ایک گروپ یہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا گروپ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اینڈ بلاول بھٹو زرداری، یہ ایک گروپ یہ ہے. اور تیسرا ہمارا گروپ ہے بھائی، ہمارا سادات گروپ ہے، شاہ صاحبان کا گروپ ہے. سید محسن نقوی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک اور بہت بڑے سید ہیں، موجودہ جو سیٹ اپ کے سب سے بڑے سید ہیں سادات ہیں، وہ اس کے ہیڈ ہیں. تو تینوں جو گروپس ہیں نا ان میں پاور شیئرنگ ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں اب اگر ہم بات کریں وزیر داخلہ کون ہے، محسن نقوی جی. یعنی کہ شاہ گروپ کا وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب. وزیر خارجہ کون ہے؟ محمد اورنگزیب. نہیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہے، وہ سوری وزیر ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے. اسحاق ڈار صاحب وہ کہاں، ہاں وہ مسلم لیگ گروپ کے آگئے. صدر پاکستان کون ہے؟ آصف علی زرداری صاحب ہیں. جی. تو یہ پاور ڈویژن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تینوں گروپس کے درمیان. سملرلی پھر وزیر خزانہ ہمارے گروپ کا ہے، یعنی کہ اورنگزیب صاحب ہیں. آپ کا پھر گروپ ہے کون سا سر؟ شاہ والا گروپ ہمارا ہے، شاہ صاحبان، مطلب بیکاز شاہ آئی ایم گروپ تو آلسو چل رہا نقوی. ہے لیکن اس کی ڈیفینیشن تو بتائے نا گروپ کی. میں بھی نقوی سید ہوں نا، تو ہماری حکومت ہے بھائی، ہم پہ سر آپ بڑے کی حکومت مظاہرے. ہے لیکن حکومت کس کے بیرون ملت ہے؟ یار ہم نقوی سادات ہیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے اوپر نا یہ 1400 سال تک بڑے مظالم ہوئے ہیں، بڑے ظلم ہوئے ہیں ہمارے اوپر نا. ہمیں یہ جو تھے نا بنو، تو مزید سی تھوڑی بحث ہو جائے گی، ہمارے اوپر نا بڑے ظلم کیے گئے، کربلا بھی ہمارے اوپر گزرا. اور اس طرح سے نا یعنی کہ سادات کو حکومت سے محروم رکھا گیا 1400 سال تک. بالآخر ایک اسٹیٹ بنی جس کا نام پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا. وہاں پہ اب آپ کو حکومت مل رہی ہے. نہیں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمیں حکومت ملی نہیں ہے. وہاں پہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ مہربانی کی. سید آصف منیر صاحب جو کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کی سربراہی میں سادات کو وہاں پہ
ताकत मिली। फिर सैयद आसिफ मुनीर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही फैमिली में से सैयद मोहसिन नकवी साहब का इंतखाब किया और ये वैसे उन्होंने सर जी बस इसको यहीं तक रखें, सब ने घरों को जाना है। यार मैं आपको छुड़वा लूंगा, मैं वकार साहब भी मेरे बड़े दोस्त हैं और आप भी छोटे भाई हो, तो मैं भी सैयद वाले ग्रुप में हूं, तो इसमें आप घबराए ना यार, ये तो हम अपने मुल्क की बात करें ना। अच्छा सर, हमने देखा कि इस तरह के 2 रोज पहले भार्गव आपकी गाड़ी जो है ना, उसका नंबर मेरा ख्याल चेक हो जाएगा, हम तो घर बैठे हुए हैं, हम तक तो पहुंच, आप नहीं घर पहुंचते सर वजारत दाखिला ने 2 दिन पहले पंजाब से कुछ अफसरान को मांगा गया था, जिसके अंदर हमारे डीआईजी ऑपरेशन लाहौर को उन्होंने आईजी इस्लामाबाद लगाने का फैसला किया था और नोटिफिकेशन भी जारी किया था। उसके ऊपर आज अपना हुकूमत पंजाब ने वफाक को अफसरान देने से इनकार कर दिया। आप इसको किस तरह देखते हैं? अच्छा, उसमें भी देखें, उसमें भी हमारा बंदा यार हमने वापस मांगा है, वो रिजवी साहब है ना, वो भी सैयद है, तो वो हमारे ग्रुप के है ना यार, हमें वापस दें। तो बस फिर वो नहीं जाने दे रही ना मैडम साहब? वो नहीं दे रहे, ग्रुपिंग की लड़ाई है यहाँ पे यार। डिवीजन से रोले डालते रहते हैं हुकूमत पंजाब के, पहले भी हुकूमतों के रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि वो मतलब काम का अफसर अपने पास रखना चाहती है जो पंजाब गवर्नमेंट है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया वकार असलम साहब, आपने प्रोग्राम के अंदर टाइम दिया और आप लोगों ने मेरी और मेरे तजियाकार जो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे उनकी राय को जाना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शो अच्छा लगा होगा, फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल तक दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।